हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो गाइस, हर रोज़ प्ले स्टोर पर 7,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अपलोड किए जाते हैं और 20 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशन यूजर्स के द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जाते हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हाउ टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर। तो आगे आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम एक बेहतरीन एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर का यदि हम नक्शा नहीं बनाते और डायरेक्ट घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो घर तो हमारा बन जाता है, लेकिन वो घर बस ऐसे ही घर होता है। उसे मतलब प्रॉपर चीज़ें जगह पर लगी हों ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि वो अच्छा बन जाए और हो सकता है कि वो अच्छा नहीं भी बने। लेकिन हम जब घर का एक घर बनाने से पहले प्रॉपर नक्शा बनाते हैं, हम प्रॉपर घर की डिज़ाइनिंग सोचते हैं कि हम घर कैसा बनाएंगे, जब घर बन जाएगा तो ये किस टाइप से, यहाँ पर ये वाला कोना कैसा लगेगा, इस कोने में हम क्या रखेंगे, इस वाली जगह को किस टाइप से डिज़ाइन करना है, तो फिर वो जो घर बनता है वो एक असलियत में घर होता है। तो इसी टाइप से एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप ये वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट जस्ट किसी भी कोर्स को स्टार्ट कर लेते हो या फिर आप कोई भी एक यूट्यूब से प्लेलिस्ट उठाकर जस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट कर देते हो तो आप एक एंड्रॉयड डेवलपर तो बन जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन पाओ। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाए, बट आप इस वीडियो को देखते हो उसके बाद प्रॉपर में जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ इन स्टेप्स को फॉलो करके फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको कम टाइम भी लगेगा और आप कम टाइम में एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर भी बन पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। हमको हमारे हाथ में सबसे पहले होना क्या चाहिए, तो जस्ट 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली कि आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 GB रैम हो और जिसका प्रोसेसर कम से कम i3 हो। तो देखो, अब जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो 4 GB से नीचे तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। पहली बार 4 GB से नीचे तो इंस्टॉल होने से वो मना कर देगा। और यदि 4 GB वाले लैपटॉप में आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जो फिर आप एप्लीकेशन बनाओगे और उस एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे तो वो बिल्ड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में शुरुआत में क्या होता है कि जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता नहीं रहती और उनमें हम फंसे रहते हैं। तो वो फंसे रहते तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम हमको लगता है शुरुआत में, ऊपर से ये बिल्ड होने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए शुरुआत में। तो इसलिए मिनिमम कम से कम आपके लैपटॉप की रैम होना चाहिए 8 GB और प्रोसेसर i3 से नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो काम ही नहीं करेगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो मिनिमम i3 प्रोसेसर होना चाहिए। तो i3 प्रोसेसर और 8 GB रैम यदि आपके लैपटॉप में है तो ये शुरुआत के लिए बहुत ही सही है। उसके बाद आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिसमें आप एप्लीकेशन को रन कर करके देखेंगे कि आपने ठीक है इतना बना लिया, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये मेरे फिजिकल डिवाइस में कैसा दिख रहा है। तो आपके पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं भी है तो भी आपका काम तो चल जाएगा, फिर आप एमुलेटर से काम चला सकते हैं। अब एमुलेटर क्या होता है, तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है उसी के अंदर हमको एक वर्चुअल डिवाइस प्रोवाइड करवाता है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसको हम एमुलेटर बोलते हैं, जो एग्जैक्टली सेम ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे फिजिकल डिवाइस से। इसमें सारी चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, बट इसके साथ प्रॉब्लम वही है। फिर इसके लिए हमारे पास में जो लैपटॉप है उसमें ये एक्स्ट्रा मेमोरी खाएगा, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर खाएगा, तो इससे जो हमारा डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एटलीस्ट 8 GB वाला लैपटॉप होना चाहिए, i3 प्रोसेसर होना चाहिए और एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। और यदि आपके पास में कोई पहले से लैपटॉप है जिसमें 4 GB रैम है और i3 प्रोसेसर है, तो देखो प्रोसेसर तो हम लैपटॉप का चेंज नहीं कर सकते। डेस्कटॉप यदि है तो डेस्कटॉप का तो आप चेंज कर सकते हैं, बट लैपटॉप का प्रोसेसर हम चेंज नहीं कर सकते। बट यदि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की रैम यदि 4 GB है, तो आजकल लैपटॉप्स जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उन लैपटॉप्स में क्या होता है कि मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं। ज़्यादातर लैपटॉप में 2 स्लॉट होते हैं। तो एक स्लॉट में यदि आपकी 4 GB रैम लगी है तो एक 4 GB की रैम आप बाहर मार्केट से परचेज़ करके या ऑनलाइन कहीं से भी परचेज़ करके अपने लैपटॉप में या तो खुद लगा सकते हो या मार्केट में जाकर कहीं से भी इसको लगवा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने हार्डवेयर को एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए अपग्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आपको सीखना पड़ेगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो देखो, एप्लीकेशन 2 टाइप के होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, पहला है नेटिव और उसके बाद है हाइब्रिड। तो जो नेटिव एप्लीकेशन है उसमें आप
जिस टाइप के एप्लीकेशन के लिए कोड लिखोगे केवल उसी टाइप का एप्लीकेशन बनेगा। जैसे आपने एंड्रॉयड के लिए कोड लिखा है तो केवल एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है, iOS के लिए कोड लिखा है तो केवल iOS एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है, यदि विंडो के लिए लिखा है तो केवल विंडो वाला एप्लीकेशन आपको मिलेगा। बट हाइब्रिड में क्या होता है कि आपको एक बार कोड लिखना पड़ेगा और आपको मल्टीपल एप्लीकेशन मिल जाएंगे, एक iOS के लिए मिल जाएगा, एक एंड्रॉयड के लिए मिल जाएगा, और हो सकता है कुछ फ्रेमवर्क्स विंडो को भी सपोर्ट करते हैं तो विंडो के लिए भी आपको एप्लीकेशन मिल सकता है। लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी हैं, कुछ अपने अपने नुकसान हैं, तो हम उन्हीं स्पेशलिटी और नुकसान को देखते हैं। जैसे कि नेटिव एप्लीकेशन जो है उसमें जो यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड। हाइब्रिड में जो यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो थोड़ा सा पुअर होगा, उसमें जो डिज़ाइन के लिए एलिमेंट्स यूज किए होंगे वो एलिमेंट्स इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे नेटिव एप्लीकेशन में आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन जो है वो बहुत रैपिडली डेवलप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नेटिव, बट नेटिव में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद नेटिव एप्लीकेशन में यदि आपको कोई हार्डवेयर से इंटरेक्शन करवाना है, जैसे कि ब्लूटूथ या फिर स्पीकर या फिर वाईफाई, इस टाइप के हार्डवेयर से आपको कोई कम्युनिकेशन करवाना है अपने एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो ईजी होता है। बट हाइब्रिड में वही काम यदि आपको करना है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, हो इसमें भी जाता है बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। इसके बाद नेटिव एप्लीकेशन में जो हमको लास्ट में APK मिलता है, वो APK का साइज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड एप्लीकेशन कम होता है। तो नेटिव में जो साइज़ मिलने वाला है हमको एट द लास्ट एप्लीकेशन का, वो साइज़ हमको कम मिलेगा, और हाइब्रिड में जो साइज़ मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी कुछ खास बातें बता दी नेटिव और हाइब्रिड के बारे में। इस पर आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, यदि आपको अलग से एक स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए कि नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है, हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होता है, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। तो यदि नेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो नेटिव एप्लीकेशन 2 लैंग्वेजेस के थ्रू हम मेनली डेवलप कर सकते हैं। पहला है जावा और फिर दूसरी लैंग्वेज है कोटलिन। उसके बाद फिर यदि हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड हम मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे एक फ्रेमवर्क है फ्लटर जो है डार्ट का एक फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू हम एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और इसको सीखने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, और इसके थ्रू आप जो कोड लिखते हैं उससे विंडो एप्लीकेशन भी आपको मिल जाता है, उसके बाद iOS भी मिल जाता है और एंड्रॉयड भी मिल जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेमवर्क आता है आयोनिक। तो आयोनिक जो है वो भी एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और इसमें आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों एप्लीकेशन मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। हाइब्रिड पर हम एक अलग से वीडियो देख लेंगे कि उसके लिए पूरा पाथ क्या रहने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए एकदम अलग अलग पाथ है, दोनों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ रही है और अलग अलग स्ट्रेटजी हमको यूज़ करना पड़ेगी। लेकिन यदि हम नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 लैंग्वेज हैं, जावा और कोटलिन। कोटलिन जो है वो गूगल ने अनाउंस भी किया कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जावा में तो बहुत पहले से काम चल रहा है, तो जावा लैंग्वेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। अब जो बिगनर्स हैं, बिगनर को जो है जावा लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर कोटलिन पर बाद में मूव करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोटलिन जो है वो जावा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जब तक आपको जावा अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक डायरेक्ट आप कोटलिन पर फिर मूव करते हैं तो आपका वो जो एक बेसिक फाउंडेशन रहता है ना वो ब्रेक हो जाएगा, वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगा, तो आप एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जावा सीखनी चाहिए, उसके बाद फिर देन कोटलिन पर मूव करना चाहिए। तो आप यदि जावा सीखते हो तो उसके अपने कुछ अलग से फ़ायदे हैं, जैसे कि जावा जो है वो कॉलेज प्लेसमेंट में आपको हेल्प कर सकती है। कि देखो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए क्या होता है कि 3rd ईयर या 4th ईयर में आपके कॉलेज में कंपनी विजिट करती हैं, तो कॉलेज कैंपस के लिए बेसिकली आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स और एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आना चाहिए। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो C++ हो सकती है, या पाइथन हो सकती है, या जावा हो सकती है। यदि जावा होगी तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यदि आप जावा के साथ में पढ़ते हैं तो फिर आपको ये कॉलेज कैंपस में हेल्प करेगा। उसके बाद फिर यदि आप जावा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप न्यू लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको आप बहुत इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखो जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक बार जब आप जावा स्टार्टिंग में पढ़ते हो और आपको समझ में आ जाता है कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या फ़ीचर होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स एक बार आपको समझ में आ गए तो वो फीचर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उनमें चेंज नहीं होते, जस्ट सिंटैक्स अकेला चेंज होता है, लिखने का तरीका चेंज होता है, फीचर वही के वही रहते हैं। तो जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उठा लो, कोटलिन ले लो, पाइथन ले लो, स्केला ले लो, रूबी ले लो, तो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट सिंटैक्स चेंज होगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर होंगे और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली अडॉप्ट कर पाओगे। तो एक बार आपने जावा में टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे फिर हेल्प करेगी। उसके बाद यदि आप जावा लैंग्वेज को सीखते हो और सीखते ही सीखते आपका मन बदल जाता है कि चलो ठीक है यार, अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमको सीखना ही नहीं, हमारा मन ही बदल गया, तो आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो, या क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हो, या फिर और बहुत सारी फ्रेमवर्क हैं जावा की, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम देखें तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, आप ये सब सीख सकते हो, या फिर टेस्टिंग के लिए सेलेनियम फ्रेमवर्क है। तो जावा इज़ एवरीवेयर, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। जावा सीखने के बाद बहुत सारे पाथ आपके लिए खुल जाते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उस पर बात करते हैं कि ठीक है, एक बार आपके पास में लैपटॉप आ गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लैपटॉप आ गया, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, उसके बाद आपने जावा अच्छे से सीख ली, उसके बाद में फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना है। तो इसको मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है यूज़र इंटरफेस, हम कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलप करते हैं वो सीखना। तो यूज़र इंटरफेस के लिए बेसिकली XML लैंग्वेज यूज़ होती है और उसमें मॉडिफिकेशन के लिए XML के साथ में थोड़ा कुछ जावा का कोड भी यूज़ होता है। तो जावा और XML की हेल्प से आप यूज़र इंटरफेस कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम व्यूज़ के साथ काम करते हैं, फिर कैसे हम व्यू ग्रुप के साथ काम करते हैं, लीनियर लेआउट और कोऑर्डिनेटर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट, इन सब के साथ हम कैसे काम करते हैं। उसके बाद में जो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन होता है, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन में कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आती है, उस लिस्ट को हम एंड्रॉयड में रिसाइकलर व्यू से कैसे बनाते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ स्पेशल व्यूज़ जैसे कि यूट्यूब आपने देखा होगा, तो यूट्यूब में नीचे ट्रेंडिंग का, होम का, वो जो टैब नीचे आपको दिखते हैं उसको हम बॉटम नेविगेशन बोलते हैं। इसके बाद में आपने जो व्हाट्सएप देखा होगा तो उसमें चैट का, स्टेटस का, कॉल का ऊपर जो टैब दिखते हैं उसको हम टैब लेआउट बोलते हैं। उसके बाद में आपने प्ले स्टोर देखा होगा, जो साइड बार रहती उस साइड बार को हम नेविगेशन ड्रॉअर बोलते हैं। तो इस टाइप के कुछ स्पेशल व्यूज़ होते हैं, उन व्यूज़ के साथ हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं ये आपको यूज़र इंटरफेस में सीखना पड़ेगा। तो एक बार आप यूज़र इंटरफेस सीख गए कि कैसे हम व्यू के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, कोई बटन क्लिक हो रही है तो उस पर हमको कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है वो हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़र इंटरफेस में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप सीख गए, इसके बाद आप सेकंड स्टेप पर मूव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है आपको फायरबेस सीखना है। तो फायरबेस बेसिकली क्या है, ये एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे टूल को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टूल आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें डेटाबेस मिल जाता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज मिल जाता है, स्टोरेज में हम मीडिया को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमारे एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू भेज सकते हो। फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग भी फायरबेस का ही एक पार्ट है। ऐसे फायरबेस के बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, तो उनमें से आपको 2 टूल सीखना है। सबसे पहले रियल टाइम डेटाबेस, उसके बाद स्टोरेज, ये 2 टूल आपको सीखना है। तो जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे और दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप तीसरे स्टेप के ऊपर मूव कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में आपको क्या करना है, अब जितना भी आपने अभी तक सीखा है, यूज़र इंटरफेस बनाना आपने सीखा है और फायरबेस के साथ इंटरेक्ट करना आपने सीखा है। तो फायरबेस में डेटाबेस और स्टोरेज के साथ जब आप इंटरेक्शन करना सीख जाएं, फिर आपको अपना पहला एप्लीकेशन बनाना है। वो या तो कोई चैट एप्लीकेशन हो सकता है, या कोई क्विज़ एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकता है, या कोई न्यूज़ का एप्लीकेशन हो सकता है। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है डेटाबेस और स्टोरेज और इन व्यूज़ को लेकर, जस्ट उसको बनाइए। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको गूगल पे जाके देखकर सॉल्व कीजिए, वीडियोस के थ्रू देखकर सॉल्व कीजिए, ब्लॉग के थ्रू देखकर सॉल्व कीजिए, लेकिन अपना पहला एप्लीकेशन बनाइए। तो 3 स्टेप के बाद में आप एक बेसिक एंड्रॉयड डेवलपर बन गए। देखो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ऐसा है कि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। हर रोज़ नई नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, तो उन नई नई लाइब्रेरीज़ को हमको सीखना पड़ता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो लर्निंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कभी
ख़त्म नहीं होने वाली है, बट आपका जिस दिन पहला एप्लीकेशन बन जाएगा उस दिन आप एक बेसिक लेवल का अपने आप को बोल सकते हैं कि आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन चुके हैं। फिर उसके बाद में आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं, चौथे वाले स्टेप में आपको यही करना है कि डिफरेंट जो लाइब्रेरीज़ हैं, डिफरेंट जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और चीज़ें हैं, जैसे कि रेट्रोफिट एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से, आपने सुना होगा कनेक्टिविटी, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं। देखो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस एक अलग चीज़ थी, और जो रेट्रोफिट के साथ हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको रेट्रोफिट भी सीखना है और रियल टाइम डेटाबेस भी सीखना है। रियल टाइम डेटाबेस फायरबेस का जो है वो जस्ट हमने अपने पहले एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ करना है, बट ज़्यादातर इंडस्ट्री में अभी ये यूज़ नहीं होता है। इंडस्ट्री में जो है वो APIs यूज़ होती हैं और वो हम रेट्रोफिट के थ्रू कॉल करते हैं। तो आपको छोटे वाले स्टेप में इसी टाइप की कुछ लाइब्रेरीज़ को सीखना है, जैसे कि रेट्रोफिट हो गया, गूगल मैप API हो गई, और जो आपका लोकल स्टोरेज होता है आपके मोबाइल में SQLite, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है। उसके बाद में मीडिया प्लेयर हो गया, या ब्लूटूथ हो गई, या वाईफाई हो गया, इन सब के साथ में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करनी है। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना आपका चलता ही रहेगा, और इसके बाद अब आप जब इतना सीख जाएं फिर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चौथे वाले स्टेप तक जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप में इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में सोच पाएंगे कि ये कैसे बना होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई होंगी, यदि वो चीज़ मुझे आती है तो ठीक है, यदि नहीं आती तो कौन सी चीज़ मुझे और सीखना पड़ेगी, और फिर कैसे मैं नया एप्लीकेशन डेवलप कर पाऊँगा। तो इधर तक आने तक आप एक ठीक ठाक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हैं। लेकिन यदि आप बात करें कि एक बहुत बेहतरीन लेवल का यदि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, एकदम जैसे व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, या जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है जिनका कोड एकदम मेंटेनेबल होता है, या सब कुछ एकदम प्रॉपर जिसमें लिखा होता है, जिसका कोड एकदम प्रॉपर लिखा होता है, वो बनने के लिए आपको 5th वाली स्टेप पर जाना पड़ेगा। और उसमें आपको फिर ये डिफरेंट चीज़ें सीखना पड़ेंगी, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, डेगर एंड्रॉयड की एक लाइब्रेरी है वो आपको सीखना पड़ेगी, MVVM आपको सीखना पड़ेगा, फिर RX जावा एक अलग लाइब्रेरी है वो सीखना पड़ेगी, डेटा बाइंडिंग कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना पड़ेगा, कोइन कैसे यूज़ करते हैं, जेटपैक का यूज़ कैसे करते हैं, कोरूटीन का यूज़ कैसे करते हैं, और ये लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाली है, ये लिस्ट भी आगे चलती रहेगी। तो चौथी और पाँचवीं जो स्टेप है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आपको हमेशा एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा, जो नई चीज़ें हैं उनको सीखते रहना पड़ेगा। और चौथी वाली स्टेप के साथ जब आप मतलब चौथी वाली स्टेप पर पहुंच जाएंगे तो आप एक ठीक ठाक एंड्रॉयड डेवलपर बन चुके होंगे। और पांचवी वाली स्टेप और चौथी वाली स्टेप हमेशा चलती रहेंगी। पांचवी वाली स्टेप में से जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखते जाएंगे उतने ज़्यादा आप प्रो होते जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे आप एंड्रॉयड डेवलपर होते जाएंगे। तो ये पूरा कुछ पाथ है, इस टाइप से आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है। तो गाइस ये हो सकता है कि अभी आपको देखने में बहुत ही ख़तरनाक सा दिख रहा हो कि अरे 5 स्टेप है, ये कैसे होंगी, काय को होंगी। तो ये दिखने में इतना ख़तरनाक लग रहा है, बाकी हम इनको स्प्लिट करके देखें तो यूज़र इंटरफेस को बनाना सीखने के लिए मुश्किल से हमको लगने चाहिए 2 से 3 दिन। यदि आपको कंटेंट एक बार मिल जाए कि किस टाइप से हमको यूज़र इंटरफेस बनाना है, कोई ढंग की वीडियोस या ढंग का कोई सोर्स मिल जाए, तो यूज़र इंटरफेस बनाना आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में सीख सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो इससे जल्दी भी आप सीख सकते हैं। सेम आप फायरबेस का है, फायरबेस भी आप 3 से 4 दिन में एंड्रॉयड के साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि फायरबेस के साथ कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम करते हैं और कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन फायरबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो उसको आप 5 से 6 दिन में आराम से इजीली सीख सकते हैं। इसमें फायरबेस में मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की है कि ऑथेंटिकेशन वाला जो मॉड्यूल है वो भी आपको सीखना है। तो रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज और ऑथेंटिकेशन वाला मॉडल, ये 3 चीज़ें आपको इसके साथ सीखनी है। इसके बाद जब फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने में हो सकता है आपको टाइम लगे, तो 15 से 20 दिन हो सकता है कि आपको ये बनाने में लगे। अब देखो चैट एप्लीकेशन की बात हो रही तो पूरा व्हाट्सएप आपको नहीं बनाना है। ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हो वो ऐड करो। लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि चैट एप्लीकेशन का मतलब पूरा का पूरा व्हाट्सएप ही हमको बनाना है। एक फ़र्स्ट एप्लीकेशन में जितना रहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं उतना इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद इसको गिटहब पे भी डालिएगा, ताकि बाद में आप इसके कोड को देख पाएँ। कभी 5 साल 6 साल बाद जब आप इस कोड को देखोगे ना, तो एक अलग ही आपको फीलिंग आएगी कि अरे देखो 5 साल 6 साल पहले मैं इस टाइप से कोड करता था। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला स्टेप जो है वो तो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। और 5वां वाला स्टेप जो है वो भी
हमेशा ही चलता रहेगा। बट इस पूरी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर देखें तो जावा सीखने में आपको 1.5 से 2 महीने लगने चाहिए अच्छे से। यदि आप पूरा प्रॉपर टाइम देकर सीखें तो जावा सीखने में 1.5 से 2 महीने। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ये चौथी स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको लगने चाहिए 2 महीने। तो आप 4 महीने में एक ठीक ठाक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। फिर जो चौथा वाला स्टेप है उसके साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को जब बनाएं, पूरा 6-7 महीने इसके साथ चौथे वाले स्टेप तक आप एक्सप्लोर करें। फिर जब आप इन चीज़ों में मैप में, रेट्रोफिट में, एसक्यूलाइट में, मीडिया प्लेयर वगैरह, वाईफाई, ये चीज़ें अच्छे से सीख जाएं, देन आप ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना सीखें। कैसे हम नेविगेशन कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कैसे हम नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं, कैसे हम डेगर यूज़ करते हैं, कैसे MVVM यूज़ करते हैं, कैसे RX जावा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सीखिए और उसके बाद में फिर आप एक लास्ट में एट द एंड आप जो बन चुके होंगे वो एक बहुत शानदार एंड्रॉयड डेवलपर होंगे। अब इसके बाद हम लास्ट चीज़ देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हम पैसे वैसे कितने कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। तो देखो, तो पैसे कमाने की बात है तो एक बार एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम सीख गए तो फिर इनफाइनाइट वेज हैं जिनके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन उनमें से जो कुछ खास वे हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर प्ले कंसोल ख़रीद के, प्ले कंसोल बेसिकली $25 का आता है। उसके बाद आप उसमें जितने चाहे उतने एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक प्ले कंसोल पे इतने एप्लीकेशन डालने हैं, तो आप जितने चाहे उतने एप्लीकेशंस को डाल सकते हैं। तो इसमें आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाल के उस एप्लीकेशन में एड मॉब लगा सकते हैं। तो एड मॉब के थ्रू उसमें एडवर्टाइजमेंट आएगी और उस एडवर्टाइजमेंट का आपको फिर फ़ी पे किया जाएगा। तो ऐसे आप पैसे कमा सकते हैं। या फिर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे जैसे कि एक पिक्सआर्ट नाम का एडिटिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो फ्री वर्जन में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रश हो गया, उस ब्रश को हम परचेज़ कर सकते हैं। या फिर कोई गेम हो गया, जैसे कि कोई फ़ाइट वाला गेम है तो उसमें नई नई गन्स वगैरह को हम एप्लीकेशन के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप की परचेज़ को हम बोलते हैं इन ऐप परचेज़। तो इन ऐप परचेज़ के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का कोई पेड एप्लीकेशन जो है वो पेड एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं और उस पेड एप्लीकेशन को जब भी कोई इंस्टॉल करेगा तो उस इंस्टॉलेशन का आपको पैसा मिल सकता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन है, उसमें मंथली आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और मंथली सब्सक्रिप्शन के बाद उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपके माइंड में आइडिया हो तो इस टाइप का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में यार बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं। या फिर आप कॉलेज के बाहर भी हो तब भी लोगों को आजकल बहुत स्टार्टअप के आइडियाज़ आ रहे हैं। तो उनके आइडिया को आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि इस एप्लीकेशन का मैं इतना चार्ज करूँगा। तो या तो आप उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके स्टार्टअप में खुद ही शामिल हो सकते हो या फिर उनको उनके आइडिया को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का उनसे पैसा ले सकते हो। तो इस टाइप से आप कुछ पैसा बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। तो ये अपनी अलग ही दुनिया है। तो इसमें मैंने मेजरली दो वेबसाइट का जिक्र किया है, अपवर्क और फ्रीलांसर। तो इधर पर आप अकाउंट क्रिएट करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप आवरली चार्ज कर सकते हो या फिर पूरा एप्लीकेशन बनाने का भी आप चार्ज ले सकते हो। और यहाँ से हर कितना ही आप पैसा बना सकते हो। यहाँ से लोग हर कितना ही पैसा बना रहे हैं, इधर पे बहुत पैसा है इस फील्ड में। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कितना कितना पैसा है। लोग यहाँ से बहुत बहुत पैसा बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंटर्नशाला एक हो गई या लिंक्डइन हो गई या हायरिस्ट हो गई। इन वेबसाइट्स के थ्रू कंपनीज में अप्लाई मार सकते हो इंटर्नशिप के लिए। तो देखो, यदि आप कॉलेज के 3rd ईयर में हो तो या तो कॉलेज के 3rd ईयर में आपके कैंपस में कंपनी विज़िट करेगी इंटर्नशिप के लिए। और यदि आपका छोटा कॉलेज है, आप 3rd टियर से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि कंपनी 3rd ईयर में आपके कॉलेज में विज़िट ना करे। तो आप जब चौथी वाली स्टेप तक पहुंच जाओ तब खुद ही इन वेबसाइट्स के थ्रू कंपनीज़ में अप्लाई मार सकते हो कि देखो मेरे पास ये 2-3 एप्लीकेशन है जो मैंने बनाए हुए हैं और वो गिटहब पे उनका कोड पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और अपनी एक प्रोफाइल और रिज्यूमे बिल्ड करके फिर आप इन वेबसाइट्स के थ्रू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई मार सकते हो। हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से भी बना लेंगे। तो फ़िलहाल इंटर्नशिप पर आप इन 3-4 वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई मार सकते हो। फिर आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन सकते हो किसी कंपनी के लिए। और उसके लिए आप कंपनीज़ में अप्लाई लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो, हायरिस्ट या फिर बहुत सारी Naukri.com
बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उनके थ्रू आप अप्लाई मार के और एक जॉब उठा सकते हो। तो यदि हम इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप बेसिकली एंड्रॉयड में 15,000 से स्टार्ट हो जाती है और 15,000 से फिर वो 50,000 60,000 तक चलती है। जिस टाइप का आपको नॉलेज होगा, जिस लेवल की आप कंपनी में जा रहे होगे, उस हिसाब से कंपनी आपको पे करती है। और यदि हम फुल टाइम एम्प्लॉय की बात करें तो फुल टाइम एम्प्लॉय 20,000 25,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में वही इनफाइनाइट और डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो, किस जगह पर हो। यदि आप बेंगलोर, दिल्ली, पुणे इन जगहों की बात करें 25,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है और उसके बाद में 1 लाख 2 लाख पर मंथ तक और इससे भी ज़्यादा तक एंड्रॉयड डेवलपर के लिए कंपनी पे करती हैं। तो यदि आपको ये समझ में आ गया कि करना क्या है, तो अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब कुछ होगा कैसे, मतलब ये यूज़र इंटरफेस, फायरबेस, फर्स्ट एप्लीकेशन, ये सारी की सारी पाँचों की पाँचों स्टेप्स के लिए आप कोड सीखेंगे कहाँ से। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोडिंगर, उस पर ऑलरेडी फायरबेस की वीडियो बनी हुई हैं और जो 5वीं वाली स्टेप है उसमें जो डैगर है उसकी वीडियोस बनी हुई हैं। उसके बाद बाकी की ये जो चीज़ें दिख रही हैं, इन सब सारे के सारे टॉपिक जितने इस स्लाइड में हैं, सब के लिए हम डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाएंगे और सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी प्लेलिस्ट इनमें से कंप्लीट होते जाएंगी उन सब की लिंक मैं आपको नीचे एक एक करके देता जाऊँगा। अभी कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।